हेलो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पे चर्चा किया था। वर्णमाला में हम लोगों ने देखा था कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, वर्गीय व्यंजन उसी को क्यों कहा जाता है, क्या अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ये सारी चर्चाएं कर ली थी। और लेटेस्ट पिछली कक्षा में हम लोगों ने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष ध्वनियों पे, वर्णों पे चर्चा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब तरीके से दोस्तों किया था। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइएगा, आज का हमारा अगला बिंदु है और वर्णमाला की टॉपिक जो लेकर हम चल रहे हैं उसमें पिछली कक्षा में घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा हुई। चूंकि क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, आप सभी को पता है, और बच्चे अक्सर गलत भी करके आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो एक बार वो क्लास जरूर देखिएगा, जो नहीं देखा होगा हमारा भाई बहन वो एक बार क्लास को जरूर देखें ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आइएगा, आज का हमारा अगला बिंदु है इसी वर्णमाला से संबंधित, वर्ण विचार से संबंधित, जिसका क्या नाम है आज हम देख लेते हैं। सारी चीजें हम वर्ण विचार में पढ़ लिए हैं, हमको उसके अंतर्गत पढ़ना है वर्णों का या ध्वनियों का उच्चारण स्थान। हमको ध्वनियों का या वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या है, कौन से ध्वनि, कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली, जो भी कुछ था इस टॉपिक में हमने बहुत ही लाजवाब एवं बेहतरीन तरीके से उस पर अध्ययन किया। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी। जो हमारा भाई बहन पिछली क्लास को नहीं देखा वो जाके देख भी सकता है। सारी कक्षाएं निःशुल्क चल रही हैं आप लोगों के लिए, तो देखिएगा। अच्छा, ये हिंदी व्याकरण की जो क्लास चल रही है, आप कोई परीक्षा देने जाइए, कोई भी परीक्षा देने जाइए जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, हमारा कोई भी प्रतियोगी भाई बहन किसी भी परीक्षा में बैठ जाए, वो पेपर फाड़ के आएगा, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। आइएगा, आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ध्वनियां कहां से उच्चारित होती है, कौन सी ध्वनियां कहां से उच्चारित की जाती है। हम सबसे पहले स्वर पे आ जाते हैं। स्वर के अंतर्गत जैसे आपके हिंदी में हमने बताया था कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं? लघु अ है, दीर्घ आ है, आपका लघु ई है, दीर्घ ई है, लघु उ है और दीर्घ उ है, और आपका री है। क्या है? री है। उसके बाद ए, क्या है? ए है, अ है, ओ और यही आपके टोटल स्वर है। हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या हर स्थिति में आपको बतानी है 11। वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की 11 होती है। हम इनको जोड़ा पेयर में बना देते हैं, ये दोनों भाई एक साथ। ये अकेले, चूंकि अकेले इसलिए रह गया कि एक बड़ी वाली री भी होती है। हिंदी व्याकरण में आप देखेंगे सदैव छोटी वाली री का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रचलन में है ये नहीं है हिंदी में बड़ी वाली री, केवल और केवल संस्कृत में चलती है। तो ये बिछड़ गई, ये अकेले रह गया इसलिए। तो देखिएगा, हम इसका पेयर बना देते हैं और इसका ए ओ और औ का। तो दो अयोग वाह वर्ण भी होते हैं, अंग और अह जिसे कहा जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान, आखिर में ये ध्वनियां या ये वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। तो देखिएगा, ये जो लघु अ और दीर्घ आ है, इनके उच्चारण स्थान की अगर हम बात कर ले तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। आप अगर प्रयत्न करेंगे, उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, तो ये ध्वनियां सीधा अंदर से जब हमारी प्राणवायु निकलती है तो कहाँ टकराती है? हमारे कंठ से। ये कंठ यहाँ होता है, हमारे कंठ से टकराती है। उसके टकराने के बाद किस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण हो पाता है, इस प्रकार की ध्वनियां निकल कर आती है। इसीलिए इसको मित्रों क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लघु अ, लघु ई और दीर्घ ई, इनका जब हम प्रयत्न करते हैं उच्चारण करने का, तो इनके उच्चारण करने पर प्राणवायु हमारा जो तालु है, क्या है? तालु जिसे छत कहा जाता है, छत भी कह सकते हैं आप मुख का, उससे टकरा कर जो ध्वनियां उत्पन्न होती है
उस स्थिति में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? एक छोटी ई है, एक बड़ी ई है, जिसे हिंदी व्याकरण के शब्द में कहें तो लघु ई और दीर्घ ई। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? तालु से। एक क्वेश्चन आपसे कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। लघु और दीर्घ ऊ का उच्चारण आप उच्चारण करिए, ऊ ऊ किसका काम आ रहा है? ओठ का। तो ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। और ये जो लघु री है, ये जो हिंदी में लघु री चलती है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। आप देखेंगे ए और ऐ, जब इनका उच्चारण करेंगे तो ये ध्वनियां कहां से निकलती है, कहां से उच्चारित होती है? ए और ऐ, ए और ऐ। ये कंठ ओष्ठ है, कंठ तालु है, कौन सी ध्वनियां किस स्थान से उच्चारित होती है, इन सारी चीजों पे आपको एकदम नजर गड़ा के रखना है, किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। हम बात कर लेते हैं ए और ऐ की। इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों से होता है। किसका? ए और ऐ का। ओ और औ का, चूंकि इसमें अ है, जो ये मूल अ है, यहाँ पे देखा कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसमें ओ की मात्रा लग गई, ओ का उच्चारण स्थान अलग है, और इस ये जो अ यहाँ पर छिपा हुआ है, इसका उच्चारण स्थान अलग है। क्योंकि ये चीज जो आपने देखा कि इसमें कंठ और तालु कैसे हो रहा है, हमने बताया था कि लघु अ और लघु ई को हम जोड़ देते हैं, तब जाके हमें ये ए मिलता है। क्या मिलता है? ए मिलता है। तो एक कंठ है, ई तालु है। यहाँ पर अ का तो प्रयोग हुआ नहीं है, यहाँ पर ये ध्वनिया बनकर आ रही है ए, इसलिए हमने कहा कि इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। याद रखिएगा इसको। ठीक उसी प्रकार ओ और औ, हमने बताया था कि लघु अ के साथ अगर उ मिला दे, क्या बन जाता है? एक हमें वर्ड मिल जाता है ओ। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, हमने पहले ही बता दिया, और अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, हमने ये भी आपको बता दिया। तो अगर आपसे किसी भी स्थिति में ओ और औ की पूछ ले, तो चूंकि बना है अ और उ से, दोनों वर्ड अ और उ से बना है, तो इसलिए कंठ ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ओष्ठ। ये तो आपके स्वरों की बात हो गई कि स्वरों के उच्चारण स्थान क्या है, कहां से स्वर आखिर में उच्चारित होते हैं। एक अंग है जिसे अनुस्वार या अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक वर्ड भी कहा जाता है, और एक अह है। क्या है? एक अह है जिसे विसर्ग कहा जाता है। इसका भी उच्चारण स्थान विद्वानों ने कंठ को ही माना है। आगे बढ़िएगा, आगे हम बढ़ते हैं, व्यंजन की बात कर लेते हैं। ये तो स्वर हो गए। अच्छा, फोटो वोटो खींचा चाहे कर, इसका फोटो वोटो स्क्रीनशॉट अगर लेने की इच्छा हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर बतिया आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिएगा। हम बात कर लेते हैं स्पर्शी व्यंजनों की। किसकी? स्पर्शी व्यंजनों की। स्पर्शी व्यंजन हमने बताया था, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्यों स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। बस हमको उच्चारण स्थान देखना है। आइए देखते हैं। एक है क वर्ग, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती है। दूसरा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क्या लिख दिया? त वर्ग। क्या है भैया? त वर्ग। और एक है प वर्ग। हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्शी व्यंजन है, या जिसे वर्गीय व्यंजन का, चूंकि वर्गीय व्यंजन इसे कहा ही इसलिए जाता है कि इसके अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 वर्ण होते हैं स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, या तो आप कह लीजिए वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत। तो 25 वर्णों को 5-5 वर्णों के समूह में एक एक वर्ग बनाकर 5 वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है। 5 वर्ग में, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, और जो वर्ग जिस वर्ण से शुरू होता है, उसी वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क, ख, ग, घ और अंगा, और अंगा। हमने देखा कि यह जो वर्ग है, इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं, और पांचों वर्णों में प्रथम वर्ण कौन है?
यह क है, इसी के आधार पर इस वर्ग का नाम क वर्ग रख दिया जाता है। ठीक यही नियम सब पर लागू होता है। च, छ, ज, झ और य माने कुछ न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। ये कुल 25 वर्ण हैं दोस्तों, आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जो हमारा भाई बहन नहीं देखा होगा वो पिछली कक्षा को, पिछली वीडियो को जाकर देख सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताया गया है। हम आज केवल उच्चारण स्थान की बात करने आए हैं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा क वर्ग एक है। एक क्या है? क वर्ग है पहला वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, एक है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। ये प वर्ग, ये जो पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में कौन सी ध्वनियां कहां से उच्चारित होती है? हम बात कर लें क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, इन सभी यानी टोटल क वर्गों का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ। ये ध्वनियां जब आप उच्चारित करेंगे, हमारे कंठ के माध्यम से ही, बिना कंठ की सहायता से इन ध्वनियों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, असंभव है। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत रखा जाता है? इस कंठ के अंतर्गत है भाई। कहाँ? चलो, किसके किसके अंतर्गत रखा जाता है? कंठ। ये क्या है? हाँ, चलिए देखिएगा। उसी प्रकार च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ये ध्वनियां कहां से उच्चारित होती हैं? तालु से उच्चारित होती हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। कहां से होता है? मूर्धा से। मूर्धा से। त, थ, द, ध, न। त, थ हमारी जिह्वा हमारे दांत को एकदम स्पर्श करवे करेगी। इसीलिए बिना दांतों, जो आप देखेंगे जिनके पास दांत नहीं होता है, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं या कुछ नए लोग जिनका दांत किसी कारणवश टूट जाता है, वो त वर्ग का उच्चारण ना कर पाते, ठुड़ करते हैं। क्या करते हैं? पता नहीं क्या हवा निकालते हैं, समझ में नहीं आता। जिसके पास दांत नहीं होगा वो इन ध्वनियों का उच्चारण कदापि कर ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? दंत होता है। क्या होता है? दंत। और प, फ, ब, भ, म यानी ओठों के मिलने से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा उच्चारण, कहां से उच्चारण स्थान? ओठ यानी होस्ट। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अब ये तो बात हो गई स्पर्शी व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। और ये जो देख रहे हैं स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, आपका जब प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर का अगर ये अलग से पूछ लें, इसी को हम नासिक या अनुनासिक, नासिका या अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। चूंकि इनका उच्चारण करने पर नाक की भी आवश्यकता पड़ती है, नाक की भी सहायता लेनी है, तो हमारी प्राणवायु नाक से भी निकलती है, इसलिए इसको अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। इसको अलग से याद रखिएगा। बस 5 मिनट की क्लास और बची है, आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा। देखते हैं क्या है। ये तो स्पर्शी व्यंजन हो गए। हम बात कर लेते हैं, जैसे एक है य, र, ल और व, जिसको हमने नाम दिया था अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम दिया था? अंतस्थ व्यंजन। हम देखेंगे कि जो यह है और यह, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ल हमने बताया था पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। र हमने बताया था लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। वह को हमने बताया था और यह को बताया था, इसे अर्धस्वर कहा जाता है। यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। चलिए, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ल का उच्चारण हम जानते हैं कि दंत मूल इसका क्या है? दंत मूल, या आप इसी को व से भी कह सकते हैं। और वह का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ होता है। ये तो अंतस्थ व्यंजन हो गया। आगे बढ़िएगा, आगे हम बात कर लेते हैं किसका कुछ ध्वनियां छूट रही हैं। जैसे एक है श, श और स।
यानी ये जो तीन प्रकार के स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपको बड़ा वाला स दिखाई दे रहा है सलजम वाला, एक पेट फड़ुआ स दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं पेटवा फाड़ा हुआ है। पेट फड़ुआ स को मूर्धन्य स भी कहा जाता है, इसलिए ही मूर्धन्य स कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थानवय मूर्धन्य होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। और यही छोटका वाले स को दंत सकार कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? दंत सकार, चूंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, बिना दांतों की सहायता से हम छोटे वाले स का उच्चारण नहीं कर सकते। बड़े वाले स का, सलजम वाले स का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। कहां से उच्चारित होता है? तालु। और ये पेट फड़ुआ स जिसको मूर्धन्य स कहा जाता है, इसको मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। और अगर आपको लग रहा हो कुछ चीजें छूट रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, चूंकि आपको हमने बताया था कि अंतिम क्लास में वर्णमाला का जो अंतिम क्लास होगा वर्ण विचार का, उस पर हम उच्चारण स्थान पे बात करेंगे। हमने स्वर का उच्चारण स्थान देखा, हमने स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण स्थान देखा, हमने अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान देखा, हमने ये स फ स ह का भी उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और ये जो तीनों स है, इसमें बड़ा वाला स का तालु है और मूर्धन्य स का मूर्धा, छोटे वाला स का दंत है। इसको दंत सकार कहा जाता है, इसको तालव्य स कहा जाता है, इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगली कक्षा में नई टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे हम। नमस्कार।